तो देखो सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं वैलेंसी। भी वैलेंसी क्या होता है, तो आप यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है, और दोनों ही डेफिनेशन को आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखो इसकी, भाई वैलेंसी क्या होता है। सबसे पहली डेफिनेशन है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अनदर एटम। एक एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की कैपेसिटी। जुड़ने की कैपेसिटी का मतलब, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, मैं बोलता हूं ये हाइड्रोजन एटम कितने दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ सकता है। सपोज करो ये एक हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के बिल्कुल सामने मैंने ये 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। मैं बोलता हूँ भाई मुझे ये बताओ ये हाइड्रोजन एटम इन तीनों में से कितने हाइड्रोजन एटम से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस हाइड्रोजन एटम की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की है। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम के साथ ये वाला हाइड्रोजन एटम कनेक्ट नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम के सामने 3 हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट किए। मैंने बोला क्या ये हाइड्रोजन एटम इन तीनों के साथ जुड़ जाएगा? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम इन तीनों हाइड्रोजन एटम में से किसी एक के साथ ही जुड़ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। अगर सपोज करो ये हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ता है तो क्या मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होगा? H2। क्या मैं इस हाइड्रोजन एटम को इन चारों हाइड्रोजन एटम के साथ जोड़ दूं और H4 बना दूं तो क्या कभी पॉसिबल है? देखा है कभी H4? नहीं देखा। समझ में आई बात ये सभी को? तो डेफिनेशन समझ में आ रही है वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है? ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले अपन ने क्या बोली? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अनदर एटम। किसी एटम की, ठीक है, किसी दूसरे एटम के साथ, सेम भी हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा। चीज़ समझ में आई? जैसे मैंने इस हाइड्रोजन एटम को लिया यहाँ पे और मैंने बोला कि इसके सामने पड़े हैं 3 क्लोरीन एटम, तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस हाइड्रोजन एटम को क्या तीनों क्लोरीन के साथ जोड़ के क्या Cl3 बना दोगे या फिर एक क्लोरीन के साथ जोड़ के HCl बनाओगे? कौन सा पॉसिबल है? HCl पॉसिबल है। HCl4 तो कभी अपन ने, HCl3 तो अपन ने कभी देखा ही नहीं। तो पता चला इस हाइड्रोजन एटम की कैपेसिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन एटम के साथ जुड़ने की है। आ रही बात समझे? और ये हाइड्रोजन एटम सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन एटम के साथ जुड़ रहा है। वाई? बिकॉज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। और कौन सी वैलेंसी? कोवलेंट कंपाउंड बन रहे हैं तो कोवैलेंसी की बात होगी यहाँ पे। समझ में आई बात? तो डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। समझ आ गई सभी को डेफिनेशन? तो पहली डेफिनेशन आपको ये माइंड में रखनी है भाई किसी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की क्षमता क्या होती है? वैलेंसी। आ रही बात समझ में? और कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, कितने एटम के साथ जुड़ेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, जुड़ने वाला जो एटम है उसकी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आ रही है बात समझ में? वो दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्लियर? या किसी दूसरे एटम को कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो ट्रांसफर करेगा। तो जब भी कंपाउंड बनते हैं तो 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, अपने को पता है ना। एक तो कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, इसके अलावा एक बॉन्ड और होता है जिसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले डेफिनेशन लिख ली सभी ने, अब सेकंड डेफिनेशन लिखो इसी की। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? लिखो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज
और द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to lose, gain or share the electron to become stabilized. भाई कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे एटम से, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। कोई एटम कब स्टेबलाइज होता है, कोई एटम कब स्टेबलाइज होता है, किसी एटम को कब संतुष्टि आएगी, जब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसके जैसी बना लेगा, नोबल गैस जैसी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन समझ में आ रही है। कोई एटम क्या होगा, स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, कोई एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कोई एटम ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना क्या करेगा, लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो किसी एटम की वो टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर करने की, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस जैसी बना ले, वो उस एटम की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी। समझ में आई बात ये? अगर मैं बात करूं यहाँ पे लूज और गेन के बेसिस पे, तो इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एटम की वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करके, उस एटम की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देख के। अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में 1 2, ठीक है, और लास्ट कितना 3, अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करके जितने भी होंगे ना उसकी वैलेंस सेल में, अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने हैं ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किसके जैसा बन जाएगा, नोबल गैस जैसा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कौन सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 हमारे पास फैक्टर है ना, गेन वाला भी, ठीक है, लूज वाला भी, गेन वाला भी और शेयर वाला भी। ठीक है, तो मैंने बोला भाई आप किसी एटम की वैलेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उस एटम की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, देखकर। क्लियर? और आप कौन से वाली वैलेंसी वहाँ पे कैलकुलेट करोगे, आप इलेक्ट्रो वैलेंसी वहाँ पे कैलकुलेट करोगे। वैलेंसी आगे चल के कितने टाइप की हो जाती है, 2 टाइप की वैलेंसी आ रहा है, 2 टाइप वैलेंसी बेटा 2 टाइप की होगी, ध्यान रखना है। एक होगी इलेक्ट्रो वैलेंसी, इलेक्ट्रो वैलेंसी, और दूसरी होगी कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रो वैलेंसी जो है ना हमारी, ठीक है, इस इलेक्ट्रो वैलेंसी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बेसिस ऑन लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। भाई कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी हेल्प से आप किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंसी को। और कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो हम कौन सी वैलेंसी को देखेंगे वहाँ पे, कोवैलेंसी को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को 2 डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है जो मैंने बताया। भाई एक पर्टिकुलर एटम है, वो पर्टिकुलर एटम, ठीक है, कितने दूसरे एटम से कनेक्ट हो सकता है, जितने एटम से वो कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे देखा जाएगा। दूसरी डेफिनेशन ये आती है, भाई कोई एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी वो क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो सबसे पहले बात कर लेता अपन इलेक्ट्रो वैलेंसी की। तो मैंने बोला इलेक्ट्रो वैलेंसी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन के बेसिस पे। ठीक है, और इलेक्ट्रो वैलेंसी निकालना बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, कोई भी एटम है ना, उस एटम की कौन सी सेल, उस एटम की वैलेंस सेल जो है ना उसको टारगेट कर लोगे, और वैलेंस सेल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही तो देखना है।
किसको देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? किसको देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। चलो करते हैं अपन इसको। तो देखो, आपके पास सोडियम एटम है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। ये इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो, इसकी ये वाली वैलेंस सेल होगी। इस वैलेंस सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बोला अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन है? लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम अपनी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? लूज कर देता है। आ रही बात समझ में? तो ये सोडियम एटम है, इसकी वैलेंस सेल ये वाली होगी। इसकी वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना, 4 से कम है। तो जितने हैं ये सभी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब इसकी वैलेंस सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये सोडियम एटम किस में बन जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन में। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2-8। अब 2-8 होगी तो इसका मतलब इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसके जैसा बना लिया? नोबल गैस जैसा। अब हम पता कर सकते हैं जो ये सोडियम एटम है ये अपने आप को इस नोबल गैस जैसा बनाने के लिए क्या कर रहा है बताओ? वैलेंस सेल में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, इसको क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो आप बोलोगे इस सोडियम की वैलेंसी, ठीक है, कितनी है? 1 है। समझ में आई बात? ये कितनी है? 1 है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब मैंने आपको दिया ये एटम, कौन सा एटम है? कैल्शियम एटम। कैल्शियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मतलब इसके पास है 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मैं इसका सेल वाइज, क्या होगा बोलो? 2 8 8 2। सबसे आखिरी सेल इसकी कौन सी सेल है? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में पड़े जो ये इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में? अब ये कैल्शियम क्या करेगा? आर्गन जैसा बनने के लिए, किसके जैसा बनने के लिए? आर्गन। आर्गन कौन है? एक नोबल गैस है ना, ठीक है। ये कैल्शियम एटम आर्गन जैसा बनने के लिए अपनी वैलेंस सेल में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो इस एटम की क्या टेंडेंसी है? स्टेबलाइज होने के लिए इस एटम की टेंडेंसी क्या है? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। इस एटम की टेंडेंसी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की है, तभी तो जाके ये किसके जैसा? नोबल गैस जैसा बन रहा है। तो मैं बोलूँगा कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2 है। आ रही बात समझ में? तो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है क्या? अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में लेस देन क्या हो? 4 इलेक्ट्रॉन, इट लूज ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल। तो इसको राइट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इस बात को। हम लूज और गेन वाले फैक्टर पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ एन एटम हैविंग, ठीक है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell, it lose all electrons to become stabilized। तो बात समझ में आई? अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम स्टेबल होने के लिए, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उन सभी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वही इसकी क्या होगी? वैलेंसी। क्लियर? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बता दो फटाफट कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी होगी? 13 होता है एटॉमिक नंबर। क्या 3 होगी? इसकी वैलेंसी होगी 3, क्योंकि इसकी क्या टेंडेंसी है? ये स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना,
ठीक है, तो एल्यूमिनियम एटम बिकम स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, किसके जैसा हो जाएगा, नियोन जैसा। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट लिख लो, इसका बिल्कुल अपोजिट। इफ एन एटम हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, if an atom having more than 4 electron if an atom having more than 4 electron in their valence shell, it gain some extra electron to complete the 8 electron in their valence shell. If an atom having more than 4 electron in their valence shell, it gain some extra electron to complete 8 electron in their valence shell to become stabilized. तो चीज समझ में आ गई क्या है? अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एटम की वैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ताकि अपनी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। और जैसे उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मिलती जुलती होगी, किसके साथ है, एक नोबल गैस के साथ। आ रही है बात समझ में? तो जितने वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वही तो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। क्लियर हुई बात सभी को? तो आपके पास फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर है उसका 15, करके बताओ क्या होगा। आपके पास कौन सा एटम है, आपके पास है फॉस्फोरस एटम, एटॉमिक नंबर इसका 15 है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फॉस्फोरस एटम की वैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। अब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बताओ क्या करेगा ये, ठीक है, अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। लिखा है ना अपन ने सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, कोई 1 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा। तो फॉस्फोरस है, वैलेंस सेल में क्या है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज करो वो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसा कर लेगा, 288, और 288 किससे मिलती जुलती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो, आर्गन से। अगर मैं इसकी एक रिएक्शन बनाऊं तो कैसे रिएक्शन बनेगी बताओ। ये फॉस्फोरस एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके P3 के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होगी ना रिएक्शन इसकी, ठीक है। यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285, यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, ठीक है। तो इस फास्फोरस एटम को स्टेबल होने के लिए, मतलब आर्गन जैसा बनने के लिए, अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसीलिए इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन कर दिया, और उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। अब फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। आ रही है बात समझ में? कौन सी वैलेंसी है ये है इलेक्ट्रो वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी है, इलेक्ट्रो वैलेंसी। देखो नाम से पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रो वैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रो वैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन वाला कंसेप्ट जब किसी एटम के ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसकी इलेक्ट्रॉन के गेन करने की और उसके लूज करने की टेंडेंसी को जब आप मेजर कर लेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो वैलेंसी बोलेंगे। समझ में आई बात? वैलेंसी को हमेशा नंबर की फॉर्म में दिखाते हैं, और अगर इलेक्ट्रो वैलेंसी की बात आएगी तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव से बताएंगे। अगर मैं बात करूं भाई फॉस्फोरस है, इलेक्ट्रो वैलेंसी कितनी, आप बोलोगे -3। आ रही बात समझ में? मैंने बोला कैल्शियम लिया था अभी, मैंने बोला कैल्शियम की इलेक्ट्रो वैलेंसी बताओ कितनी होगी,
तो मैंने क्या बोला, मेरी बात पे नोट करो, मैंने बोला कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे +2। अगर मैं बोलता हूँ भाई कैल्शियम की वैलेंसी बताओ, तो आप बोलोगे 2। तो चीज़ में फ़र्क समझ में आया। अगर आपसे डायरेक्ट वैलेंसी पूछे तो नंबर बताना है, और एक स्पेशल वैलेंसी से जस्ट आगे एक वर्डिंग जोड़ दी इलेक्ट्रो वैलेंसी, तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे आपने बताना है। जैसे फॉस्फोरस है, इसकी वैलेंसी तो 3 है, पर इलेक्ट्रो वैलेंसी कितनी है, -3 है। तो चीज़ समझ में आ गई सभी को। तो इस तरह से अपन ने, ठीक है, इलेक्ट्रो वैलेंसी को यहाँ पे समझना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी वैलेंसी, नेक्स्ट आती है हमारी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, ठीक है। कोवैलेंसी में बताओ किसका नाम आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, साउंड में मिल रहा है, किसका नाम मिल रहा है, देखो कोवैलेंसी। मैं बोलता हूँ कोवलेंट कंपाउंड जैसा बिहेव हो रहा है इसमें, आ रही भाषण में। तो जब भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, वो वैलेंसी कौन सी वैलेंसी कहलाएगी, कोवैलेंसी। को का मतलब हो गया कॉमन, ठीक है, और वैलेंसी का मतलब हो गया वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दो एटम्स हैं, वो दो एटम्स आपस में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो क्या कहलाएगी, कोवैलेंसी कहलाएगी। को का मतलब कॉमन हो गया। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवाएगा, तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन करवाएगा। एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो दूसरा एटम भी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बीचों बीच प्लेस करेगा, क्या करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। तो चीज़ समझ में आई। तो कोवैलेंसी का मतलब कहाँ देखने को मिलेगा, कोवैलेंसी वाला फैक्टर ये मिलेगा अपने को कोवलेंट बॉन्ड के केस में। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। व्हेन, लिख लो इसको, व्हेन टू सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स share some electrons to become stabilized. To become stabilized, the shared electrons is valency of that atom। कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है, ठीक है। वो दोनों एटम क्या हो सकते हैं बेटा, सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि व्हेन टू सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम शेयर सम इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबलाइज, जब दो एक जैसे या दो अलग अलग एटम, ठीक है, स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है, और जितने उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए वही उन एटम की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। क्लियर। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन लिख ली सभी ने, डेफिनेशन समझ में आ रही है, ठीक है। जब दो सेम या दो अलग अलग एटम्स स्टेबल होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तब उन एटम्स ने, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए वही उनकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। पर कौन सी वैलेंसी कहलाएगी, कोवैलेंसी कहलाएगी, क्योंकि शेयरिंग वाली बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास एटम है, ये दो एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम और एक ये हाइड्रोजन एटम। बताओ सेम काइंड ऑफ एटम है या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, सेम काइंड ऑफ एटम है। एक चीज़ और बताओ मुझे, अगर मान लो क्या है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करता है,
तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है? कौन से इलेक्ट्रॉन का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे या शेयर करे, तो उसके कौन से इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? वैलेंस के इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? इनर सेल जो है ना, उसके इलेक्ट्रॉन उसके कोई काम के नहीं है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन काम के हैं? सिर्फ और सिर्फ है वैलेंस सेल के। क्लियर हुई बात? ये अभी ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों एटम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। अब इन दोनों एटम को जब मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीन फैक्टर निकल के सामने आ सकते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे। वो इनकी टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये लूज करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे। अब इनकी टेंडेंसी चेक करते हैं अपन हाइड्रोजन एटम की। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा बताओ? इसकी फर्स्ट सेल में। इसकी फर्स्ट सेल इसकी कौन सी सेल होगी? वैलेंस सेल होगी। समझ में आई बात? तो मैं बोलूँ हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में? तो मैंने हाइड्रोजन का एटम उठाया और उसकी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था ना, उसको इस हाइड्रोजन के सामने इस डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। आ रही बात समझ में? अगर मैं इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 होगी। अगर इस हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो ये अपने आप को किसके जैसा बनाएगा बताओ? एक नोबल गैस जैसा। किसके जैसा? हीलियम जैसा। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसके अंदर भी एक ही सेल होती है, फर्स्ट सेल। वही सेल इसकी वैलेंस सेल होती है, और उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसको कैसा बनना है बताओ? हीलियम जैसा। अब ये हीलियम जैसा कैसे बन सकता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वही चला जाएगा, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो नहीं बन पाएगा ना हीलियम जैसा। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला हाइड्रोजन का मैंने केस ले लिया। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सपोज करो हाइड्रोजन इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 0 रह जाएंगे ना। तो ये हीलियम जैसा तो बन ही नहीं पाया। आ रही बात समझ में? फिर मैंने बोला कि अगर ये हाइड्रोजन एटम किसी ना किसी तरह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एडजस्ट करके ले आए, तो ये एडजस्ट कैसे करके लाएगा? या तो कोई दूसरा एटम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। तो यहाँ पे मैंने कितने हाइड्रोजन एटम लिया बताओ? 2 हाइड्रोजन एटम लिए हैं। तो इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है हीलियम जैसा बनना, और इसका टारगेट भी क्या है? हीलियम जैसा बनना। आ रही बात समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन जब हीलियम जैसा बन जाएगा तो मैं बोलूँगा हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। इसका टारगेट हीलियम जैसा बनना, और इस हाइड्रोजन एटम का भी टारगेट है हीलियम जैसा बनना। अब हमारे पास 3 कंसेप्ट है, बताओ कौन कौन से? एक तो है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, एक है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, और थर्ड है इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला। आ रही बात समझ में? तो मैं ये तीनों फैक्टर इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला बताओ। अगर ये हाइड्रोजन एटम अपनी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको भी लूज कर दे, तो इसकी वैलेंस सेल में क्या हो जाएंगे? 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये हीलियम जैसा तो बन ही नहीं पाएगा। तो मैं बोलूँ ये वाला जो फैक्टर है ये हम इस हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस हाइड्रोजन एटम पे भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे, तो इसके पास क्या हो जाएंगे? 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, ये हीलियम जैसा नहीं बन पाएगा। तो मतलब इन दोनों हाइड्रोजन एटम के ऊपर हम ये वाला फैक्टर तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने इस पर कर दिया क्रॉस। आगे आ जाओ गेन वाले पे। गेन वाला, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन किससे करेगा? अपने पड़ोसी से करेगा ना। आ रही बात समझ में? कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मान लो, किससे करेगा? अपने आसपास वाले एटम से। तो मैंने बोला ये हाइड्रोजन एटम है, इसको हीलियम जैसा बनना है, मतलब अपनी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, एक और इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है? कहीं ना कहीं से अरेंज करना है। तो सपोज करो इसका जो पड़ोसी है ये बड़ा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर ये हाइड्रोजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका तो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा।
क्या इसका टारगेट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? स्टेबलाइज हमने दोनों को करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज वाली बात करूं तो दोनों पे अप्लाई नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गेन वाली अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन एटम उस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये तो हीलियम जैसा बन जाएगा, बट ये हीलियम जैसा नहीं बन पाएगा। अगर मान लो ये हाइड्रोजन एटम इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये तो हीलियम जैसा बन जाएगा, पर इसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0। ये हीलियम जैसा नहीं बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन वाला कंसेप्ट भी दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब बात आती है किसकी? इलेक्ट्रॉन है शेयर वाले की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देखो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर क्या है, कुछ इस तरह की गेम होती है। जैसे आप घर के अंदर गेम खेलते हैं ना ताश वाली, जिसको मान लो ताश नहीं खेलनी आती, उनके पास क्या गेम होती है भाई, एक पत्ता वो फेंक रहा है, दूसरा एक पत्ता वो फेंक रहा है। ऐसे ही होता है ना भाई, एक अगर मैंने बीच में पत्ता फेंका तो सेकंड वाला भी क्या करेगा? एक ही पत्ता फेंकेगा। मैंने 2 पत्ते बीच में रखे तो नेक्स्ट वाला जो सामने बैठा है खेल रहा है वो भी तो 2 पत्ते सामने फेंकेगा। तो कुछ इसी तरह से अपन शेयरिंग वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी देखो ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, अपनी वैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से उठाया और उठा के कहाँ रख दिया? बीचों बीच। समझ में आई बात? ये मैंने क्या बोला कि ये हाइड्रोजन एटम शेयरिंग वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो जब मैं इन दोनों एटम के ऊपर शेयरिंग वाला कंसेप्ट लगाऊंगा तो देखो क्या होगा। ये हाइड्रोजन एटम अपनी वैलेंस सेल में पड़ा जो इलेक्ट्रॉन अपने पास से उठाएगा और कहाँ रख देगा? बीचों बीच। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया? बीचों बीच। क्लियर? अब इस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, अपने वैलेंस का इलेक्ट्रॉन उठाया और उसको बीच में शिफ्ट कर दिया। ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा बताओ? ये भी अपनी वैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और उसको कहाँ शिफ्ट कर देगा बताओ? बीचों बीच। तो जो इनके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे अब वो कहाँ शिफ्ट हो गए? कहाँ शिफ्ट हो गए? वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे बीच में, ठीक है, वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे बीच में। अब मैं इस एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा तो देखो कैसे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। जब आप इस एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इस एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही, और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करोगे आप, ठीक है, साथ में काउंट करोगे। मान लो 2 लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप में दुकान खोल ली। समझ में आई बात? एक के रिश्तेदार आए, ठीक है, एक के रिश्तेदार आए तो वो दूसरा क्या बोलेगा, भाई तू बताइयो ना, कह दियो अपनी दुकान है ये, पार्टनरशिप में नहीं है। तो जब मैं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आऊँगा तो मैं वैलेंस के इलेक्ट्रॉन भी काउंट करूँगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? इस हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में जब भी 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को जब आप काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं ना सभी को काउंट करते हैं। तो देखो मैं इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? इसके अराउंड देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ मिल गए कितने इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए जाऊँगा तो मुझे कितने मिल रहे हैं? 2। और अगर मैं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाऊँगा तो मुझे कितने मिल रहे हैं? 2। तो इन हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, अपने आप को हीलियम जैसा बनाने के लिए, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या किया? शेयर किया, ठीक है। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हुई? ये हाइड्रोजन एटम अपने आप को हीलियम जैसा बनाने के लिए अपने साथ वाले एटम से क्या कर रहा है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी कितनी हुई बताओ? इस हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी हुई यहाँ पे कितनी? 1। और कौन सी वैलेंसी होगी बताओ? कोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी? ये होगी हमारी कोवैलेंसी, ये होगी हमारी कोवैलेंसी। एक एग्जांपल और लो, H2O। आपके पास है मॉलिक्यूल H2O। H2O मॉलिक्यूल में आपको वैलेंसी पता करनी है किसकी? ऑक्सीजन की। किसकी वैलेंसी पता करनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी पता करनी है, ठीक है। तो बताओ इस मॉलिक्यूल में सबसे कम एटम कौन सा है? इस मॉलिक्यूल में सबसे कम एटम कौन सा है? ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, इसको रख दिया मैंने बीच में। इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक को रखा लेफ्ट में
और एक को रखा राइट में। मैंने क्या बोला, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की वैलेंसी कैलकुलेट करो। तो इस मॉलिक्यूल में जब मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि इस मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है वो अपने आसपास वाले हाइड्रोजन के एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल में सबसे कम जो एटम था ना उसको उठा लिया। कौन है सबसे कम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रख दिया मैंने बीच में। इसके ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। एक को रखा लेफ्ट में, एक को रखा राइट में। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा काम क्या करेंगे, इन एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन को इन एटम्स के अराउंड क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो डॉट से। तो बताओ हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये ही इलेक्ट्रॉन इसकी फर्स्ट सेल में है और फर्स्ट सेल इसकी लास्ट सेल है। तो हाइड्रोजन के केस में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाया मैंने यहाँ रख दिया इस हाइड्रोजन एटम के अराउंड। इस हाइड्रोजन एटम की वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने यहाँ रख दिया इस हाइड्रोजन एटम के अराउंड। अब बात आएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को मैं इस ऑक्सीजन के अराउंड क्या करूँगा, ठीक है, अरेंज करूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इनमें। हाइड्रोजन का क्या टारगेट है बताओ? किसके जैसा बनना? हीलियम जैसा। इस हाइड्रोजन का क्या है टारगेट? हीलियम जैसा बनना। इस ऑक्सीजन का टारगेट बताओ क्या होगा? किसके जैसा बनना? नियोन जैसा बनना। इसका टारगेट है नियोन जैसा बनना। अभी देखो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं आप। बताओ ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? क्या करेगा ये हाइड्रोजन एटम? चलो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन वाला कंसेप्ट अप्लाई करो। पहले इस पे लूज वाला कंसेप्ट अप्लाई करो। अगर ये हाइड्रोजन एटम अपना जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दे तो इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, हीलियम जैसा कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। सिमिलर उस हाइड्रोजन पे भी नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर अप्लाई करूँ इलेक्ट्रॉन लूज वाला, तो सपोज करो इस ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस का उठा के इसको दे दिया, तो इसकी वैलेंस में कितने रह जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ये नियोन जैसा नहीं बन पाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। शेयर वाला करके देखो। ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपनी वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इसको शिफ्ट कर देगा बीचों बीच। तो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन उठाओ और उस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ शिफ्ट कर दो? बीचों बीच। अब बारी किसकी आएगी बताओ? इलेक्ट्रॉन को बीच में रखने की। ठीक है, अब बारी आएगी इतने ही लिमिट थी क्या इसकी? चलो देखो अभी बताओ, ये हाइड्रोजन अपनी वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और कहाँ शिफ्ट कर देगा? इसको शिफ्ट कर देगा बीचों बीच। अब आएगी इस ऑक्सीजन की बारी। अब आएगी इस ऑक्सीजन की बारी। ये ऑक्सीजन में क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाएगा वैलेंस का और इसको यहाँ से उठा के कहाँ शिफ्ट कर देगा? बीचों बीच। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठाओ यहाँ से, ठीक है। जब मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के और यहाँ शिफ्ट कर दूंगा बीचों बीच,
अब देखो क्या है, क्या ये हाइड्रोजन हीलियम जैसा बन गया? मैं बोलूँगा इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो अब, आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इसके अराउंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये हाइड्रोजन एटम जो है ये क्या हो गया? हीलियम जैसा बन गया, ये स्टेबल हो गया। क्या ऑक्सीजन स्टेबल हुआ? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इसके अराउंड करोगे ना, इसके अराउंड, इसको मत कर देना, क्योंकि अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन की तरफ पड़ा है, बीच में नहीं आया ये। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर शेयरिंग हो गए 7, टारगेट कंप्लीट होगा बताओ जब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना। ये ऑक्सीजन जब तक बॉन्ड बनाता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता रहेगा, जब तक इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं वहां पे उस साइड। क्या इस साइड और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है? इस साइड और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके क्या हो चुका है? स्टेबलाइज हो चुका है। आप और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। अब आ जाते हैं उस तरफ चलते हैं, बताओ क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाएगा और कहाँ शिफ्ट कर देगा बताओ? ये शिफ्ट कर देगा बीचों बीच। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा बताओ? ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाएगा। कौन से वाला इलेक्ट्रॉन उठाएगा बताओ इनमें से? ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर है ना। तो ये ऑक्सीजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इसको कहाँ शिफ्ट कर देगा बताओ? इसको शिफ्ट कर देगा बीचों बीच, यहाँ पे, यहाँ पे। अब काउंट करो इनके इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, मतलब ये हीलियम जैसा बन चुका है। इस एटम के अराउंड बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब इस ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी किसके जैसा बन चुका है? अब नियोन जैसा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। अब देखो आगे क्या होगा। ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात ये? ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा अपने को। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बताओ इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की वैलेंसी बताओ कितनी है? हाइड्रोजन अपने साथ वाले एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ताकि वो हीलियम जैसा बन जाए? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। इस हाइड्रोजन की वैलेंसी बताओ कितनी होगी? ये हाइड्रोजन एटम अपने साथ वाले एटम से सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हीलियम जैसा बन रहा है, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ क्या होगी? ये ऑक्सीजन एटम अपने आप को नियोन जैसा बनाने के लिए अपने आसपास वाले एटम से क्या कर रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन कर रहा है इस हाइड्रोजन के साथ शेयर, और 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन कर रहा है इस हाइड्रोजन के साथ शेयर। तो टोटल ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। तो चीज़ समझ में आएगी वैलेंसी क्या होता है? ठीक है, तो ये होती है हमारी कोवैलेंसी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट करो राइट। चलो फिर नहीं करते तो ये बनाओ बैठ के। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।